देखिए, हम देखने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ टॉपिक प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस टॉपिक में हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था जिसके अंदर हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी और इंट्रोडक्शन हुआ था, चैप्टर इंडेक्स हुआ था। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं इस लेक्चर 2 में मेंडल की बायोग्राफी और इनके क्रॉसेस क्या थे, इनके लॉस क्या थे, तो वो हमको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इनकी बायोग्राफी, मेंडल्स बायोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं विद बायोग्राफी ऑफ मेंडल। हियर इट इज। देखिए, इनके बायोग्राफी पर भी क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए यहाँ पर हमको इनकी बायोग्राफी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनका अगर लाइफ स्पैन देखा तो ये लाइफ स्पैन इनका 1884 82 से तो 1884 तक। इनका सबसे पहले देखेंगे बर्थ। इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में एक प्लेस है जिसका नाम है हेंजीडॉर्फ, हेंजेनडॉर्फ, हेंजेनडॉर्फ। यहाँ पर एक विलेज है, उस विलेज का नाम है सिसेलिया, सिलेसिया, सिलेसिया विलेज, सिलेसिया विलेज। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ पर उनका बर्थ हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 6 जनवरी 1884 में, 1884, ड्यू टू किडनी डिसीज। किडनी डिसीज, इसको ब्राइट डिसीज कहा जाता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। बट क्या बोला जाता है, देखिए, जब इनकी डेथ हुई थी ना, तो ऐसा कहा जाता है कि ही डाइड एज अ प्रिस्ट। प्रिस्ट का मीनिंग होता है कि ऐसा पर्सन जिनके काम बहुत बड़े हैं, पर जब उनकी डेथ हुई तो ही इज अनफेमस, मतलब किसी को पता नहीं कि एक्स पर्सन की डेथ हुई, वो इतना महान था। कब समझ में आया? जब उनके लॉस रीडिस्कवर हुए, तो उसको बहुत टाइम लगा, नियर अबाउट 34 ईयर लगे, क्योंकि उनका जो वर्क था वो लाइट में आने के लिए पहले 16 ईयर लगे, क्योंकि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, 3 डिफरेंट कंट्री से, वो कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो वो आने के बाद जब वो इनका पेपर पढ़ रहे थे, तब उनको इनका वर्क समझ में आया और फिर वो केम इन टू द लाइट ऑफ जेनेटिक्स। तो ये देखना है, ये बर्थ हो गया, ये इनकी डेथ हो गई। अब आगे अगर हम देखेंगे तो इनके जो रिसर्च, जो रिजल्ट है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो पब्लिश हुआ था 1865 में। तो ये भी याद रखिए कि रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स पब्लिश्ड इन, पब्लिश्ड इन 1865। ये ईयर याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि उनका जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था वो कब पब्लिश हुआ था, वो आपको याद रखना है। तो उनका वर्क जो था वो धीरे धीरे फिर डिस्कवर होने लगा, क्योंकि उनकी डेथ होने के बाद आफ्टर 16 ईयर, 16 ईयर के बाद 3 डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे डिफरेंट कंट्री से। 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दे केम। तो उन साइंटिस्ट का नाम था जो इनकी रीडिस्कवरी कर रहे थे। ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? जो इन्होंने वर्क किया था उसका रीडिस्कवरी हो रहा था, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो देखिए, अब कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो इसके अंदर ये नाम याद रखिए, कार्ल कोरोन्स, कार्ल कोरोन्स, ही इज फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी। और ये जो कार्ल कोरोन्स थे, ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन मेज, ये याद रखिए, ही वॉज वर्किंग ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन मेज। मेज तो पता है, मक्का, उसके ऊपर। नंबर 2, दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो थे ह्यूगो डी वराइस। इनका नाम याद रखिए और आगे भी आने वाला है आपको, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, वहाँ पर इनका नाम आता है ह्यूगो डी वराइस। इनके नाम में देखिए पहले एच है, तो एच से याद रखिए कि ये कहाँ के? हॉलैंड, हॉलैंड के ये साइंटिस्ट। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन प्राइम रोज। ही वॉज वर्किंग ऑन द और डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन प्राइम रोज, प्राइम रोज, प्राइम रोज।
उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट थे टेस्मार्क, तो इनका पूरा नाम था इरिक इरिक वॉन टेस्मार्क टेस्मार्क। ये जो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रिया के, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। डिफरेंस याद रखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग है। ऑस्ट्रिया जो वो यूरोप के साइड को आता है, कोल्ड कंट्री में आता है ये। और ऑस्ट्रेलिया अगर देखें तो वन ऑफ द मतलब थोड़ा हॉट प्लेस है वहाँ पर, क्योंकि वो ओजोन जो दिखता है वो नियर है, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए वहाँ पर फायर ज़्यादा लगता है फॉरेस्ट के अंदर। तो देखिए उसके बाद इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने डिफरेंट फ्लावरिंग जो प्लांट है उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये याद रखने का, ही डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब समझ में आना कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये याद रखिए, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसके बाद देखिए इन तीनों का लॉस याद रखने का। तो क्रेडिट जो जाता है रीडिस्कवरी का, ये इन तीनों साइंटिस्ट को जाता है, क्योंकि देखिए मेंडल के उनके मेनली 3 लॉज बोले जाते हैं, कि जिसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आएगा और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा। तो अब हम वही देखने वाले वन बाय वन कि इसके अंदर किसका वर्क क्या क्या था। तो यहाँ पर देखिए जो कोरोस थे उन्होंने 2 लॉज बोले मेंडल के, ये जो कार्ल कोरोस थे इन्होंने क्या बोला कि जो मेंडल के 2 लॉज इन्होंने बोले, और वो 2 लॉज थे लॉ ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस या मेंडलिज्म का बोला जाता है। तो ये याद रखिए। और इनका वर्क मैंने बोला कि नियर अबाउट वो 34 ईयर्स तक रिमेन अननोटिस था। तो यहाँ पर ये देखिए कि करोन जो थे उन्होंने 2 लॉ बोले, गेव 2 लॉस ऑफ मेंडल। इन्होंने 2 लॉ बोले थे मेंडल के। तो यहाँ पर याद रखिए लॉ ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड मेंडलिज्म। लॉ ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड मेंडलिज्म। उसके बाद देखिए इन्होंने और कौन से इनके लॉ बोले थे, जो ये था फर्स्ट मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वन बाय वन हमको ये पूरे लॉ स्टडी करेंगे। सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है सेपरेशन। और जो उसके बाद और एक लॉ जो था सेकंड लॉ, दिस इज सेकंड लॉ, जिसको कहा जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये थे देखिए। तो ये याद रखने का, ये मेंडल के बायोग्राफी में इन्होंने क्या किया था कुछ नहीं। और मेंडल जो थे उन्होंने वर्क किया था ऑगस्टियन मोनास्ट्री एज अ मॉन्क इन द ब्रून सिटी इन ऑस्ट्रिया। अब देखिए ये वैसे तो टीचर थे मैथमेटिक्स के, और इनके फादर जो थे वो फार्मर थे। तो अब इनके फादर फार्मर और ये थे मैथमेटिक्स के टीचर। तो मैथमेटिक्स का टीचर मीन्स दे हैव द मैथमेटिकल माइंड, लॉजिकल माइंड। और फार्मर फादर होने की वजह से तो उनको क्या हुआ, प्लांट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि ये प्लांट के अंदर मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। और हमेशा इनके माइंड में कुछ क्वेश्चन जो थे इनको डिस्टर्ब करते थे, और वो सोचते थे कि ऐसा क्यों होता होगा, कि सेक्स ऑफ एन चाइल्ड हाउ इट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द थिंग दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करते गए। इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल हुआ ऑन पी प्लांट बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। उसके पहले भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, तो यहाँ पर लिखता हूँ देखिए मैं कि इन्होंने इसके पहले जो मेंडल थे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के पहले ऑन राजमा एंड हॉक्सीड। इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था अपना, इसके पहले पी प्लांट के पहले। तो देखिए नेक्स्ट आगे और बोलता हूँ। देखिए तो मेंडल conducted some hybridization experiment on garden pea plant that is Pisum sativum 7 years। 7 ईयर तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बाय चूजिंग द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इस पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर इन्होंने 7 ईयर तक अपना एक्सपेरिमेंट वो करते रहे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पी प्लांट पाइसम सटावम, ये बिलोंग करता है फैमिली लेग्यूमिनेसी से।
और ये देखिए हाँ, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। आपका 11th हो चुका है तो आपको पता है, देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपको 3 फैमिली आई थी। उसमें से एक फैमिली थी लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम लेग्यूम म्हणजे शेंगा, पॉड। तो यहाँ पर देखो इसका फ्लावर दिख रहा है, और ये जो दिख रही है पॉड है, देखिए पॉड में शेंगा। अब देखिए कि स्टेप्स क्या थे, कि जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उसके अंदर स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले सिलेक्शन। सिलेक्शन इनका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही था, क्योंकि उन्होंने जो पी प्लांट का सिलेक्शन किया और इसके ऊपर जो रिसर्च किया वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इनकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट ये करेक्ट था। तो सिलेक्शन 2 पी प्लांट्स विद अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इनको इन्होंने सिलेक्ट किया। उसके बाद किया गया इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर ये फ्लावर दिख रहा है हमको, ये फ्लावर के अंदर हमको यहाँ पर स्टिग्मा भी दिखाई दे रहा है, एंथर भी दिखाई दे रहा है, मतलब मेल और फीमेल दोनों है। मतलब ये फ्लावर क्या हो गया, दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, इसके मेनी जनरेशन कम टाइम में स्टडी करने आते हैं, इसलिए पी प्लांट को चूज किया गया। तो अब इसके अंदर से क्या करने का है, इमैस्कुलेशन। इसका मीनिंग ही क्या होता है, ई मीन्स रिमूवल। यहाँ पर जो इमैस्कुलेशन बोला है, इमैस्कुलेशन यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए दिखाई दे रहा होगा, इमैस्कुलेशन। ई का मीनिंग होता है रिमूवल, मैस्कुलाइन का मीनिंग होता है मस्कुलार, पावरफुल, पावरफुल मेल। तो मेल को रिमूव करना और फ्लावर को फीमेल करना, बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल करना, तो वो रहेगा इमैस्कुलेशन। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। जैसे देखिए आपको इस डायग्राम में यहाँ पर ये फोर्सेप दिख रहा है, देखिए विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप क्या करेंगे, इस एंथर को कट कर देंगे। या तो हॉट वाटर में इस एंथर को रखें तो भी ये इसकी डेथ होती है, या तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल 70% वो भी अगर यहाँ पर लगा है तो भी मेल की डेथ हो जाएगी और ओनली फीमेल रहेंगे। जिसके ऊपर क्या करते हैं वो पॉलीथीन का कवर डालेंगे, सो दैट अनवांटेड पोलन ग्रेन जो है वो उस फ्लावर पर नहीं बैठना चाहिए। ये उसका मेन इंटेंशन है। तो यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ एंथर, इमैस्कुलेशन किया गया। फिर जो बाइसेक्सुअल था उसको क्या किया गया, फीमेल पैरेंट में कन्वर्ट किया गया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमको ऐसे पोलन ग्रेन डालने के जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर है, उस प्लांट के पोलन ग्रेन हमको यहाँ पर डस्ट करने का। जैसे देखो सिंपली इसको समझिए, जब भी जैसा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में हमको पता है, या तो सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन को एक अच्छा चाइल्ड चाहिए तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बेस्ट पार्टनर चूज करेगा, फिर देखेगा उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो नहीं, उसके बाद फिर प्रोसेस होगी आगे की। तो वैसे देखिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वी नो कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पैरेंट एंड ट्रांसफर टू फीमेल पैरेंट, तो ये आर्टिफिशियल कर रहा है। देन कलेक्शन एंड जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, तो ये ऐसा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चार्ट याद रखना है कि जहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इन्होंने जो रिसर्च किया वो रिसर्च किया 7 ईयर तक। कैरेक्टर भी कितने चूज कर रहे हैं, 7। इनका लकी आंकड़ा था लगता है 7। तो याद रखिए 7 ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ सिलेक्टेड पैरेंट। तो अब देखिए यहाँ पर ये 7 कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर के 2 फॉर्म है। पहले देखेंगे स्टेम हाइट, तो स्टेम हाइट रहेगी टॉल और डॉर्फ। और देखिए ये जो ब्लेक्सिट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो इनके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो 4 क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे। तो अब कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन सा कैरेक्टर लोकेटेड है वो याद रखना है। तो 1 बाय 1 देखिए, ये जो स्टेम हाइट है ये लोकेटेड था 4th क्रोमोसोम पर, दिस इज लोकेटेड ऑन द 4th क्रोमोसोम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब आपको याद रहेगा, दिस इज लोकेटेड ऑन द 4th क्रोमोसोम। एंड स्टेम हाइट मे बी टॉल रहेगा या मे बी डॉर्फ रहेगा। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखिए दिस इज टॉल, दिस इज डॉर्फ। और यहाँ पर जीनोटाइप भी याद रखना पड़ेगा। डोमिनेंट के लिए क्या आएगा, कैपिटल टी, और डॉर्फ के लिए क्या आएगा, स्मॉल टी। उसके बाद देखिए फ्लावर पोजीशन, ये भी जो कैरेक्टर है वो 4th क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, 4th क्रोमोसोम पर। तो फ्लावर की पोजीशन एक तो एक्सियल रह सकती है, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है देखिए आपको, एक्सियल मीन्स ऊपर यहाँ पर एक्सियल पे, और अगर फ्लावर यहाँ पर होता है तो उसको कहा जाएगा टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स टोका सर, वर्क ऊपर के साइड को, तो वो। उसके बाद देखिए फ्लावर कलर, जो फ्लावर कलर देख रहे हैं हम कि फ्लावर का कलर कैसा है,
तो ये जो रहता है ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। देखिए ये याद रखिए, ये जो कैरेक्टर है ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो ये रहेगा वायलेट या वाइट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा डायग्राम में, देखिए वायलेट और वाइट। उसके बाद पॉड शेप, पॉड मीन्स शेंगा, इनका शेप कैसा है, तो जो पॉड का शेप हमको दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो ये लोकेटेड रहेगा फिफ्थ क्रोमोसोम पे, फिफ्थ क्रोमोसोम। तो पॉड का शेप होता है इनफ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर दिख रहा है देखिए, इनफ्लेटेड मीन्स फुल और कंस्ट्रिक्टेड मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड। जैसा अपना बलून रहता है ना, उसको जब हम एयर भरते तो वो क्या होगा, इनफ्लेटेड दिखेगा हमको फुल, और एयर हम उसके अंदर से निकाल दी तो वो कंस्ट्रिक्टेड दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसा उसके बाद देखिए फिफ्थ कैरेक्टर है पॉड कलर। तो ये जो पॉड कलर है ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, फिफ्थ क्रोमोसोम पर। पॉड का कलर रहेगा ग्रीन और येलो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको ग्रीन और येलो। उसके बाद हमको दिखाई दे रहा है सिड शेप। अब देखिए ये जो सिड शेप है ये कैरेक्टर लोकेटेड है सेवंथ क्रोमोसोम पर। सिड का शेप हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये राउंड, वो मटर जो दिखता है ना हमको, तो देखो उसके अंदर एक राउंड दिखेगा, ये राउंड है, और दूसरा रिंकल, मतलब ऐसे रिंकल गिरे वाले रहेंगे। तो ये उसके बाद देखिए सिड कलर, जो सिड कलर है ये कैरेक्टर लोकेटेड है ऑन द फर्स्ट क्रोमोसोम। तो ये रहेगा मे बी येलो और ग्रीन। तो ये ऑल 7 कैरेक्टर हमको याद रखने का है, तो ये याद रखिए क्योंकि, और उस साइंटिस्ट का नाम मैंने बोला, ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए एस ब्लेक्सिट। तो इन्होंने बोला था कि जीन स्टडीड बाय मेंडल आर लोकेटेड ऑन द 4 डिफरेंट क्रोमोसोम, दीज 7 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ से हमको 1 बाय 1 इनके क्रॉस देखने के, जो मेंडल ने जो क्रॉस किए थे वो 1 बाय 1 हमको यहाँ से क्रॉस देखने के। तो इस क्रॉस के लिए आपने को और क्या क्या याद रखना है, देखिए मैं और दिखाता हूँ, देखिए आपको। अब यहाँ से हमको देखने के मेंडल के लॉस, पर पहले ये देख लेते हैं हम कि उनके पोस्टुलेट भी क्या थे मेंडलिज्म के, तो वो देखने का। इंक चेंज करता हूँ क्योंकि रेड कलर कुछ लोगों को ज़्यादा ब्राइट लगता है, तो इसलिए देखिए मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद रखिए। इसके पहले इनके पोस्टुलेट भी याद रखिए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल क्रॉस किए थे तो मेंडल ने फॉर्मुलेट किए थे 4 पोस्टुलेट्स, तो वो पोस्टुलेट याद रखिए। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस he postulated, on the basis of cross he had proposed some postulate, and these there are 4 postulates, 4 postulates थे। तो ये 1 बाय 1 देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट कौन सा, तो देखेंगे इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड कैरेक्टर। दीज आर 4 पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स। तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट इसको कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर्ड कैरेक्टर। पेयर्ड कैरेक्टर मतलब देखिए जो भी कैरेक्टर होता है वो पेयर फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि कोई भी सेल है, तो सेल के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो सोमैटिक सेल है वो क्या रहती है 2n इन नेचर, 2n मतलब डिप्लॉयड। तो इस डिप्लॉयड के अंदर क्या है, एक मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक है पैटर्नल। मैटरनल मतलब मदर का और पैटर्नल मतलब फादर का। तो ये जो जीन है वो क्या रहेगा पेयर्ड फॉर्म में, तो इसलिए इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड कैरेक्टर। उसके बाद नंबर 2 में बोला गया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। थर्ड में बोला गया प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। फोर्थ में बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट ये
तो ये पूरा याद रखने का है, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया था, नियर अबाउट 14 ट्रू ब्रीडिंग वराइटीज़ ऑफ पी प्लांट चूज़ किए थे, और फिर बाद में ये पहले पोस्टुलेट बोले और उसके बाद वन बाय वन लॉस एक्सप्लेन किए। तो अब हमको वही देखने का वन बाय वन। पहले ये मैं रब कर लेता हूँ। देखिए अब देखेंगे हम इनका वन बाय वन लॉस। मेंडल्स लॉस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके पहले मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चार्ट देखा जिसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमको दिखाई दे रहे थे। तो उसमें से हम पहले एक कैरेक्टर चूज करेंगे और वो लेंगे हम स्टेम हाइट। तो हाइट ऑफ पी प्लांट, ये कैरेक्टर लेंगे हम, हाइट ऑफ पी प्लांट, हाइट ऑफ पी प्लांट। अब देखिए जब हाइट ऑफ पी प्लांट ले रहे थे हमको यहाँ पर पता है कि एक रहेगा टॉल और एक रहेगा डॉर्फ, ये। तो अब इस हमको इसके अंदर डेफिनेशन बोलने पर पड़ेगी पूरा क्रॉस, और उसके बाद हम इसका रेशियो टैबुलेट करेंगे, मतलब क्या होता है इसके अंदर। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोले कि पहले हम सबसे पहले लेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मीनिंग मैंने आपको बोला, व्हाट इज इन बाय फिनोटाइप, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, बाहर से कैसा दिख रहा है। तो फिनोटाइप क्या है उस प्लांट के अंदर, हाइट अगर देखें एक है टॉल और दूसरा है डॉर्फ, ये हो गया फिनोटाइप। अब हम देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या है, जो प्योर टॉल है उसका जीनोटाइप क्या रहेगा यहाँ पर, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और जो डॉर्फ रहेगा उसका क्या रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमको ये गैमेट निकालने का, देखिए कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और यहाँ पर आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हो गया इनका जीनोटाइप। जीनोटाइप का मीनिंग मैंने आपको बोला है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। उसके बाद क्या करने का है, इनके गैमेट फॉर्मेशन कैसे होंगे, गैमेट। तो ये जो है इसके गैमेट ऐसे गिरेंगे, टी और ये टी, ये ऐसा। तो दोनों गैमेट देखिए प्योर है, इसके लिए हम क्या लेंगे, टी, ये ऐसा। सेम फॉर स्मॉल टी इधर, इसलिए मैं यहाँ पर एक स्मॉल टी ले लेता हूँ, मतलब ये डॉट, ये गैमेट फॉर्मेशन। अब क्या होगा इनका, फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमको पता है क्या बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन को, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट टू द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म एन डिप्लॉइड जाइगोट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये गैमेट यहाँ पर फ्यूज होकर यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, और इसको कहा जाएगा F1 जनरेशन। दिस इज F1 जनरेशन, या इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर टॉल और डॉर्फ का क्रॉस हुआ, और जो इंडिविजुअल आए F1 जनरेशन में वो रहेगा टॉल, इसको कहा जाता है हाइब्रिड टॉल। तो अब देखिए क्रॉस तो हुआ टॉल और डॉर्फ का, पर जो आगे वाली जनरेशन थी उस जनरेशन में कौन आया, टॉल। तो मतलब कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल, नॉट द डॉर्फ। तो जो कैरेक्टर क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसको कहा जाएगा डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ है उसको कहा जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमने ये जो गैमेट लिए थे, ये गैमेट थे होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब मैंने बोला था आपको कि द कैरेक्टर विच इज जेनेटिकली ट्रू, उसको कहा जाएगा होमोजाइगस। और यहाँ पर हमको क्या मिला, हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड क्या है, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसकी, कि जो 1 मिनट में हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस का मीनिंग क्या होगा वो समझ में आ जाएगा। तो जिसके अंदर क्या होगा, एक प्योर और एक दूसरा, यानी कि दोनों कैरेक्टर प्योर नहीं है, हाइब्रिड रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर फिर इसका स्टेटमेंट क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। डोमिनेंस को हम कैसा डिफाइन करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ देखिए, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड in F1 generation is called dominance, the character which is expressed। यहाँ पर ये वर्ड मैंने आपको याद करने के लिए बोला था,
expressed or seen or visible in F1 generation. In F1 generation is called डोमिनेंस. इसको कहा जाएगा डोमिनेंस. और जो कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है उसको क्या कहा जाएगा? रेसेसिव. तो यहाँ पर याद रखिए द कैरेक्टर विच इज not seen or hidden or latent or suppressed in F1 generation. in F1 generation. तो इसको क्या कहा जाएगा? रेसेसिव कैरेक्टर. दिस इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर. तो ये याद रखिए कि इसके अंदर हम डोमिनेंट किसको बोल रहे हैं, रेसेसिव किसको बोल रहे हैं. एक बार स्लाइड देख लेंगे मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं डोमिनेंट और रेसेसिव किसको बोल रहा था. देख लीजिएगा आप. तो ये कैरेक्टर बोले थे हमने. उसके बाद जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो यहाँ पर ये भी याद रखने का कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कौन सा है और टू जीन कौन सा है. तो ये जो पहले का दिखा रहा था मैं वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है. डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया. उसके बाद सेकंड लॉ आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो वो एक्सप्रेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और जो डायहाइब्रिड क्रॉस होगा वो एक्सप्लेन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो देखिए इसके बाद बोलूंगा मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. वो एक बार याद रखिए. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. वैसे तो एक ही क्रॉस में से क्या होता है, तीनों क्रॉस हमको एक्सप्लेन करने आते हैं एक ही क्रॉस में से. कैसे? तो बोलता हूँ देखिए. सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब जो फर्स्ट लॉ बोला था ना मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंट, तो वो यूनिवर्सल नहीं, उसको कुछ एक्सेप्शन है. देखिए अगर मैं बोलूँगा कि ये जो हमारा जो एक फर्स्ट जो लॉ हो गया जिसके अंदर हमने बोला था अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो वहाँ पर याद रखिए कि जो डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल. लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल. ये यूनिवर्सल नहीं, इसको कुछ लिमिटेशंस है. देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस. तो वो एक्सेप्शंस भी देखना है. पहले मैं बोलूँगा उसके बाद वो हम देख लेंगे आगे. देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल. इज नॉट यूनिवर्सल क्योंकि इसको एक्सेप्शन है. देखिए क्या एक्सेप्शन है इसको अगर हम देखेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है कुछ प्लांट के अंदर. इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुछ प्लांट क्या करते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म को डोमिनेंस दिखाते हैं, को डोमिनेंस. और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म दिखाते हैं, मल्टीपल अलील. तो ये तीनों एक्सेप्शन है. देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील. तो ये एक्सेप्शन है. ये हम देखेंगे आगे वन बाय वन. पर उसके पहले और एक बार ये लॉ देख लेते हैं आगे का, उसके बाद हम ये एक्सेप्शन देखने वाले. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया. उसके बाद देख रहे हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब हमको देखने का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये याद रखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बोला था सेपरेशन. तो ये याद रखिए सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन. देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, अभी जो मैंने क्रॉस एक्सप्लेन किया था उसके अंदर हमको प्रोडक्ट क्या मिला था, F1 जनरेशन का प्रोडक्ट क्या मिला था हमको, हाइब्रिड. दिस इज हाइब्रिड टॉल. ये था हाइब्रिड टॉल. तो अब हम और एक पैरेंट लेंगे हाइब्रिड टॉल. हाइब्रिड टॉल और इन दोनों का क्रॉस करने का. हाइब्रिड टॉल मतलब समझ में आ गया ये टीटी.
मैंने जब आपको क्रॉस दिखाया था देखिए, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, तो उसके अंदर याद रखने का कि वन इज मेल अदर इज फीमेल, क्योंकि दोनों के अंदर क्रॉस होकर ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। तो अब इसके लिए देखिए हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर चेकर बोर्ड मेथड। ये ऐसा हम चेकर बोर्ड मेथड निकाल सकते हैं, ये ऐसा, ये ड्रॉ करना है हमको, इसको पुनेट स्क्वायर बोल सकते हैं या चेकर बोर्ड मेथड। इसके अंदर हम निकालेंगे एक स्क्वायर, देखिए ये पुनेट स्क्वायर जो मैं निकाला वो जनरली ये यूज़ करते हैं, देखिए बैंकिंग के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं वो यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि इससे कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होता है। और हमको पता है कि ये जो मेंडल थे ये तो मैथमेटिशियन थे, तो इनको ये कैलकुलेशन के अंदर ज़्यादा काम को आता था, तो इसलिए यूज़ किया। पर ये टेक्निक है जो बोली है वो उन्होंने बोली है, पुनेट नाम लिखता हूँ मैं उनका यहाँ पर, देखिए इसको बोलेंगे पुनेट स्क्वायर मेथड, पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड नाम लिख देता हूँ मैं, CHECKER, चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड मेथड, दोनों में से कोई एक नाम बोलना है। देखिए तो अब इसके अंदर क्या करने का हमको, ये ऐसा ड्रॉ करना है, 1 2, उसके बाद ये देखिए इस चार्ट में एक तरफ मेल निकालना है, एक तरफ फीमेल निकालना है, मेल एंड दिस इज फीमेल। अब देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा हाइब्रिड टॉल, मतलब वन मेल, और ये अदर हो गया फीमेल। अब क्रॉस करना है, देखिए कैपिटल टी ये मिलेगा हमको, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका क्रॉस होकर क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और देखिए दोनों भी हाइब्रिड है, दोनों का क्रॉस हो रहा है, इसलिए इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होने के बाद, और इधर क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब देखिए कैपिटल टी का मतलब ही क्या होता है, प्योर टॉल। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, हाइब्रिड टॉल। दिस इज ऑल्सो टॉल बट हाइब्रिड टॉल। ये भी क्या है, हाइब्रिड टॉल। और ये क्या है, प्योर डॉर्फ, दिस इज प्योर डॉर्फ। तो अब देखिए हमको यहाँ पर दो टाइप के रेशियो मिलेंगे, एक मिलेगा फिनोटाइपिक और एक मिलेगा जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। तो यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मैं फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक मतलब हमको यहाँ पर टॉल कितने दिख रहे हैं, सिर्फ दिखने के लिए 3 टॉल दिख रहा है, और डॉर्फ कितना दिख रहा है, 1। तो इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, क्योंकि 3 टॉल और एक डॉर्फ दिख रहा है। और उसके बाद अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे हम, जीनोटाइपिक, अब जीनोटाइपिक मतलब हमको जीन देखने का रेशियो। तो जीनोटाइपिक में देखिए टॉल कितने प्योर, उसके बाद हाइब्रिड टॉल कितने, हाइब्रिड टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल। और उसके बाद देखने का हमको डॉर्फ, डॉर्फ कितने, दिस इज हाइब्रिड टॉल और एक डॉर्फ। तो देखिए जो टॉल है वो रहा 1, हाइब्रिड टॉल कितने मिलेंगे 2, और डॉर्फ मिलेगा 1। तो हमको जीनोटाइप के रेशियो मिला 1:2:1, फिनोटाइपिक मिला 3:1। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जब भी ये कैरेक्टर पहले जो पेयर फॉर्म में, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते वक्त क्या होते हैं, सेपरेट होता है, मतलब ऐसे। और यहाँ पर हमने जो ये दिखा है हाइब्रिड, तो ये भी क्या होगा, जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो सेपरेट होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो सेपरेशन है इसी को कहा जाता है सेग्रीगेशन, मीन्स सेपरेशन। तो ये याद रखिए। और उसके बाद जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अंदर क्या बोला कि ये जब गैमेट ये सेपरेट जो हो चुके हैं, यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको, जो गैमेट सेपरेट हो गए, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। असॉर्ट मतलब अपना अपना आगे जाता है। जैसे देखिए एक क्लास में आप सब बैठे हुए हैं,
तो वो क्लास हो गया क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम में आप सब जितने स्टूडेंट बैठे वाले हो वो हो गए जीन्स। तो अब क्या हुआ, क्लास छूट गया आपका। पर क्लास छूटने के बाद सपोज उस क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट क्लास छूटने के बाद रैंडमली अपना अपना अलग चले गए। मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बोला ही नहीं मैं किधर जा रहा हूँ, तो मतलब इंडिपेंडेंटली वो आज़ाद हो गए। तो वैसा होगा जीन्स में, मतलब वो रहेंगे पहले पेयर फॉर्म में, फिर बाद में सेपरेट हो गए और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जो देख रहे हैं वो एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायहेब्रिड क्रॉस। अभी बोलता हूँ मैं, देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पर याद रखिए जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ डायहेब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डायहेब्रिड क्रॉस। इसके पहले मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला है, अभी हमारी थर्ड लॉ चालू है। फर्स्ट में मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके अंदर क्या होगा, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में उसको कहा जाएगा डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको कहा जाएगा रेसिसिव। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है उसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन अभी मैंने आपको बोले कौन कौन से। फर्स्ट बोला मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नंबर 2 बोला मैंने आपको को डोमिनेंस और मल्टीपल अलील। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये याद रखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आप याद रखिए। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सिर्फ मेंडल का ये जो लॉ है सेग्रीगेशन, ओनली दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं, ये करेक्ट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि इसको कोई लिमिटेशन नहीं है, इट इज़ करेक्ट, 100% करेक्ट। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज़ एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर 2 हाइब्रिड लेकर हम इसका क्रॉस कर रहे हैं। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था यहाँ पर क्या किया हमने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी आपने देखा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था, एक हाइब्रिड कैरेक्टर लिया था हमने। अब है डायहाइब्रिड क्रॉस, तो वो देखने का हमको। और ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसके अंदर क्या है, कुछ लिमिटेशन है। तो हम बोलेंगे कि दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये याद रखें, दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि इसको जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। अब ये क्या है, ये जब TH मॉर्गन का कंसेप्ट आएगा लिंकेज, वहाँ पर मैं बोलूँगा, वहाँ पर वापस इसकी लिंक लगेगी। तो ये याद रखिए। अभी मैं बोलता हूँ क्योंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस हमको दिखा ना वहाँ पे, तो ये हो चुका था हमारा हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर याद रखिए। फिर उसके बाद ये आगे का सब मैं बोला था आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अभी मैंने बोला है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ था, टॉलेंडॉर्फ या दूसरा कैरेक्टर ले सकता है। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये टेबल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ये टेबल। तो ये टेबल याद रखना है, पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड मेथड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, जो अभी मैंने बोला था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इनके रेशियो याद रखिए, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्फ, क्या था ये पूरा आपको समझ में आने के बाद ये डायग्राम आप देख सकते हैं, जिससे आपको और इजीली अच्छे से ध्यान रहेगा। ये 1 जीन अभी बोला और इनके रेशियो निकाल कर बोला इधर कि कितना होगा, क्योंकि देखो जब मेंडल ने अपना क्रॉस किया था तो उन्होंने क्या बोला कि देर इज समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम 1 जनरेशन टू अदर जनरेशन। इन्होंने क्या बोला था कि कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट है कि जो कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिट कैरेक्टर, इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम 1 जनरेशन टू अदर जनरेशन, और उसको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर, जिसको 1909 में जीन नाम दिया गया बाय जॉनसन, जॉनसन जॉनसन, इन्होंने नाम दिया था जॉनसन। यहाँ पर नाम लिखता हूँ, नहीं दिखता होगा तो जॉनसन, ये जे है, दिस इज जे। तो ये मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन टू द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड एंड ही प्रपोज दैट सम फैक्टर वेयर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड दिस फैक्टर को कहा जाएगा जीन्स। और इधर साइड में क्रॉस करके दिखाया वाला आपको, तो ये याद रखिए
ये आपके सीबीएसई टेक्स्ट बुक में ये चार्ट दिया है इस तरह का फॉर्मेट में। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये आगे का कंसेप्ट है, और मैंने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बोला है, तो यहाँ पर और कुछ क्रॉसेस आएंगे। बैक क्रॉस किसको बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं। तो अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था दिस इज हाइब्रिड, दिस इज हाइब्रिड, ये कंसेप्ट भी याद रखें। देखिए दिस इज हाइब्रिड, तो जब हाइब्रिड का क्रॉस इसके पेरेंट के साथ होता है, जैसे हमने अभी देखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए ये है हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड किससे फॉर्म हुआ था, तो ये हमको पता है, ये पेरेंट थे इसके, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, ये थे पेरेंट्स, मतलब एक था मदर एक था फादर। वेट, इनको मदर किसको बोलना पड़ेगा हमको, इनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो डोमिनेंट है उसको फादर बोलना पड़ेगा हमको यहाँ पर। दिस इज फादर, दिस इज मदर, और ये होगा इनका चाइल्ड, ये था हाइब्रिड। ठीक है, अब इस हाइब्रिड का ही क्रॉस अगर मदर या फादर दोनों में से किसी भी एक के साथ होता है, तब इसको कहा जाता है बैक क्रॉस। क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हेन द हाइब्रिड इज गोइंग टू fertilize with either of the parent male or female, then such a cross is called as back cross। पर जब ये हाइब्रिड का क्रॉस होगा डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, फादर के साथ, तब इसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस, और जब रेसेसिव पैरेंट के साथ होगा तो उसको कहा जाएगा आउट क्रॉस। तो ये याद रखिए, बैक क्रॉस मीन्स क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड एंड ऑफ इट्स एनी पैरेंट, मीन्स ईदर डोमिनेंट और रेसेसिव। उसके बाद टेस्ट क्रॉस का मीनिंग क्या हो गया, जब हाइब्रिड का क्रॉस होगा ओनली डोमिनेंट के साथ, डोमिनेंट फिनोटाइप रेसेसिव के साथ। तो ये याद रखिए। अब ये क्रॉस से समझ में आ जाएगा, देखिए रेशो कैसा आता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये याद रखिए, यहाँ पर देखिए ये हाइब्रिड है, और उनका जब रेसेसिव पैरेंट्स, दिस इज हाइब्रिड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिस इज हाइब्रिड, और ये है रेसेसिव पैरेंट, तो ये स्मॉल टी टी, और उसका गैमेट गिरेगा ये टी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, एक हाइब्रिड टॉल और एक मिलेगा हाइब्रिड ऑर, मतलब रेशो हमको मिलता है यहाँ पर हमेशा 1:1। और ये जो क्रॉस होते हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये क्यों किए जाते हैं, तो टू चेक द प्योरिटी ऑफ गैमेट, टू चेक द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सो दैट आपको ध्यान रहेगा। टू चेक द प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये याद रखिए। क्रॉस इजी है, देखिए एक बार डोमिनेंट के साथ एक बार रेसेसिव के साथ क्रॉस करके देखना है, तो ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट क्रॉस इज यूज टू आइडेंटिफाई अननोन जीनोटाइप, यहाँ पर दिख रही है क्रॉस क्या हो रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट में हम करके देख सकते हैं, देखिए टी टी और ये टी टी। अब क्या होगा, इसके गैमेट क्या गिरेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके गैमेट क्या रहेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्रॉस करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, उसके बाद देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद वापस यहाँ पर क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मतलब हमको दो हाइब्रिड और दो क्या मिलेंगे, प्योर डॉर्फ, मतलब रेशो यहाँ पर हमको हमेशा मिलता है 1:1, वेदर इट इज पैरेंट, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो मेंडल कंडक्टेड दीज टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप। ये देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी जो मैंने बताया था वो हो गया हमारा। सेकंड लॉ मैंने अभी बताया था आपको सेग्रीगेशन, देखिए ये प्योर कैरेक्टर है ये दोनों, और ये है हाइब्रिड, तो ये सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है जिसको कहा जाएगा होमोजाइगस। होमो का मीनिंग होता है सेम, जाइगो का मीनिंग होता है जब ये पेयर फॉर्म में होता है तभी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ZYG ये वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मीनिंग होता है पेयर। अब ये देखिए ये भी होमोजाइगस है, ये है हेट्रोजाइगस क्योंकि अलग अलग पेयर है। तो ये क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होता है, यही बोला गया है इस क्रॉस में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस।
तो इस इनहेरिटेंस में रहेंगे 2 जीन्स। हाँ, रिसीव करो कॉल, ओके, 5 मिनट वेट कीजिए। तो देखिए, तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स दैट इज डायब्रिड क्रॉस ये रहेगा, एंड 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहेंगे। तो ये याद रखिए, यहाँ पर रेड एंड येलो, और यहाँ पर है राउंड एंड रिंकल्ड। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मतलब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर 2 जीन्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने यूज़ किया था ओनली 1 हाइब्रिड, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो यूज़ करके क्या करें हम क्रॉस बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर पहले लिए हमने एक ले रहे हम सीड का कलर और सीड का शेप। तो ये सीड का शेप देखिए राउंड, और यहाँ पर क्या रिंकल्ड, और सीड का कलर येलो और ग्रीन। तो ये कैरेक्टर लेने के, और इनका फिर क्या होगा, देखिए कैपिटल आर मतलब यहाँ से क्या होगा, दिस आर एज ए गैमेट, कैपिटल वाई कैपिटल वाई उसमें से एक गैमेट, और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो इसमें से एक गैमेट। तो ये ऐसे गैमेट फॉर्मेशन होगा, और फिर इनका सेल्फिंग करने के बाद हमको ये 4 गैमेट मिलेंगे। देखिए सिंपली आपको यहाँ पर समझ में आता है, यहाँ पर साइड में मैं लिखता हूँ, ये आर वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो गैमेट समझ में आ जाता है, देखिए आर वाई, और यहाँ पर क्या होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब और एक प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई था, तो यहाँ पर क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा, और यहाँ पर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो मतलब ये 4 गैमेट हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये 4 गैमेट का क्या करने का है, सेल्फिंग करने का। यहाँ पर देखिए ये F1 हो गया, फिर उसके बाद सेल्फिंग करना है, ये है गैमेट, तो इनका सेल्फिंग करना है। देखिए यहाँ पर ये सेल्फिंग करना है, मतलब एक तरफ हमको दिखाना है मेल, और एक तरफ हम दिखाएंगे फीमेल, और फिर क्रॉसिंग करना है। ये क्रॉसिंग करने के बाद देखिए हमको फिनोटाइप जो मिलता है, इसके अंदर हमको फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो मिलेंगे। तो देखिए ये क्रॉस करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, फिर उसके बाद ये क्रॉस करने के बाद क्या मिल रहा है, फिर उसके बाद ये क्रॉस के बाद क्या मिलेगा, इस क्रॉस के बाद ये क्या मिलेगा। तो मतलब ये हमको क्रॉस करके देखने का। तो इसके अंदर हमको फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक 2 टाइप का रेशियो मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये बोला वाला फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक, तो इसके अंदर रहेंगे 9 एक्सपेरिमेंट। ये करने के बाद हमको मिलेंगे 9 येलो, 3 राउंड, 3 रिंकल्ड और 1 रिंकल्ड येलो, 9 राउंड येलो, 3 राउंड रिंग ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, और 1 मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये हमको मिलेगा। देखिए तो ये याद रखने का पूरा, इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा हमको 3:1 जो मिला है, 3:1 इंटू 3:1 हमको फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर टोटल मिलेगा 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा 12 24 12 12 1, मतलब 1:2 2 फिर 2:4 सो ऑन। यहाँ पर आगे है, देखिए दिखाता हूँ, हियर इट इज़। ये क्रॉस जब आप हैंड से करोगे तब आपको समझ में आता है, तो ये कर लेना ये क्रॉस, तो समझ में आ जाएगा। डायब्रिड क्रॉस बोलेंगे इसको। तो सेग्रीगेशन मतलब देखिए कि ये जो गैमेट रहते हैं वो पेयर फॉर्म में रहेंगे, और वो क्या होते हैं आगे सेपरेट हो गए, मतलब सेग्रीगेट। तो उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वहाँ पर और एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए इतना याद करके रखिए, दिस इज़ द लेक्चर 2। इसके बाद लेक्चर 3 में मैं एक बार कंसेप्ट और रिवाइज करूँगा, तब तक आप रिकॉल करके आइए। ओके।